अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज़ दोस्तों, यूक्रेन की फ़ौज के कमांडर वोल्दिमिर की बीबीसी से अभी बातचीत हुई है, जिसमें उसने कहा है कि हम यूक्रेन अपना सारा आर्म्स एंड एम्यूनेशन ख़त्म कर चुका है। अब दूसरे मुल्कों से जो हथियार हमें मिलता है उससे हम लड़ रहे हैं रशिया से, और जो दूसरे मुल्क हमें हथियार दे रहे हैं उसमें मेनली चेक रिपब्लिक, रोमानिया और पाकिस्तान है। और उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान से हमें जो हथियार मिल रहे हैं वो बिल्कुल फारिग हैं, उनकी क्वालिटी बेकार है, और पाकिस्तान से आने वाले जो रॉकेट और मिसाइल छोटे मोटे हैं जो, वो सब बेकार हैं, नाकारा हैं और किसी काम के नहीं हैं। बताने का मकसद दो चीज़ें थीं। एक तो ये कि पाकिस्तान डायरेक्ट यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहा है, और ये हथियार एक्चुअली पाकिस्तान आर्मी सप्लाई कर रही है, और हमेशा आर्मी माल बनाने का कोई काम मौका नहीं छोड़ती। आपको याद होगा कि नॉर्थ कोरिया को, लीबिया को, ईरान को इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी सप्लाई की थी, जो बाद में पकड़े गए थे। आज नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्लान पूरा पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा ये पैसा कमाने का कहीं भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते। जैसे बलूचिस्तान में आपको पता है किस तरह स्मगलिंग हो रही है, पेट्रोल की, शुगर की और खाद की और दूसरी सारी चीज़ों की। ये माल बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। अभी इनको कतर में वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए $2 बिलियन मिले थे, वो कहाँ गए किसी को भी नहीं पता। अजीज़ दोस्तों, ये इस पाकिस्तान में आर्मी का माल बनाने का जो मौका होता है ना, वो कहीं से भी ये छोड़ते नहीं हैं। ऐसे में अभी पाकिस्तान को जो अमेरिका की मिलिट्री एड मिलती थी वो काफ़ी अरसे से बंद है। ख़ास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने सब कुछ बंद कर दिया। तो अब पाकिस्तान के जो अमेरिका में एम्बेसडर हैं मसूद खान, ये मसूद खान ने अभी यूएस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जो मिलिट्री फाइनेंसिंग और फॉरेन मिलिट्री सेल्स जो पाकिस्तान को पिछली सरकार यानी ट्रंप सरकार ने बंद कर दी थी, वो बराए मेहरबानी शुरू करें, क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़रूरत है। यानी मुफ्त में हथियार दो और हम आप एजेंडा बताएं, हम आपके एजेंडा को हर जगह पूरा करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन अज़ीज़ दोस्तों, ये मसूद खान जो है ये बेसिकली कश्मीरी है, लेकिन ज़ाहिर है इसको शुरू से ग्रूम किया है पाकिस्तान ने। मसूद खान से मेरी मुलाकात हुई थी 96 में, जब मैं जिनीवा में यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गया था। तो हम वहाँ पे क्या करते थे कि अपनी बुकलेट्स बना के लेके जाते थे। मेरे पास बुकलेट्स पड़ी हुई हैं पुरानी हमारी, हम वो बुकलेट्स वहाँ पे बांटते थे, और जो कैफेटेरिया है उसमें हम घूमते रहते थे और देखते थे कि कौन बैज लगे होते थे। तो कोई डिप्लोमेट का बैज या कोई इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी का बैज नज़र आता था तो हम उसके पास जाके रिक्वेस्ट करते थे कि हमें 5 मिनट दें, और फिर अगर वो एग्री करता था कि हाँ बैठ जाएं, बताएं क्या मसला है, तो हम उसको बुकलेट देते थे और हमारे ऊपर होने वाले अत्याचार की डिटेल बताते थे। तो ऐसे ही मैंने देखा एक आदमी बैठा था और बैज इसका लाल कलर का था। तो लाल बैज डिप्लोमेट का होता है। तो मैंने उसको कहा कि सर आपके साथ मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, आपको मैं अपना इशू बताना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा बैठिए। तो मैंने उसको अपना विजिटिंग कार्ड दिया। मैंने कहा आप कहाँ से हैं? बोला मैं पाकिस्तान, मैं लॉस एंजलिस में नहीं वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन में कौंसल जनरल हूँ। एक तो एम्बेसडर होता है, एक कौंसल जनरल होता है जो एम्बेसडर के बात कर, मैं कौंसल जनरल हूँ। तो मैं उठने लगा। मैंने कहा इससे मैं क्या बकवास करके वो करूँगा। तो कहता है कि उर्दू में बोला। फिर बोला बैठिए, बताइए क्या मसला है ना, हमें भी बताएं कुछ। तो मैंने कहा कि मैं एमक्यूएम से हूँ, आपकी नज़र में मैं गद्दार हूँ। आपको यहाँ पे जो पूरा डेलीगेशन पाकिस्तान का भेजा गया है, जिसमें मिनिस्टर इकबाल हैदर भी हैं, सेनेटर ताज हैदर भी हैं, आपको अमेरिका से यहाँ भेजा गया है।
तो यहाँ पे सबसे बड़ा तो हम ही एक्टिविटी कर रहे हैं MQM वाले। तो हमें काउंटर करने के लिए आपको भेजा गया, अब आपके सामने क्या मसला रखूं? बोला नहीं, डिस्कशन से बात बढ़ती है। इस तरह इससे मेरी फिर डिस्कशन हुई और मैंने इसको काफ़ी चीज़ें जब मैं बताता था तो वो काउंटर करता था। फिर उसने कहा कि देखें, आपका देश है, आप इसको, आपका वतन है और आप इसको इस तरह बदनाम ना करें और आप हमारे लिए काम करें। देखें, भारत ने कश्मीर पे कब्ज़ा किया हुआ है, कश्मीर में आपको पता है कितना जुल्म हो रहा है, आप कश्मीर के मामले पे काम करें वगैरह वगैरह। ये मुझे इसने दाना फेंकने की कोशिश की थी तब। इसके बाद ये तरक्की करता करता बहुत कुछ हुआ इसका। ये यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना, ये चाइना में पाकिस्तान का एम्बेसडर बना, ये शायद इंडिया में भी पाकिस्तान का एम्बेसडर बना और ये अमेरिका में भी पाकिस्तान का एम्बेसडर बना। तो इसने अब ये वहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान आर्मी की दलाली करने का काम इसको मिला है। तो इसने अब अमेरिकन अथॉरिटीज़ के साथ घुलने मिलने की कोशिश की है। अजीज़ दोस्तों, एक ख़बर आपके साथ शेयर करूंगा कि भारत की सरकार ने पूरे भारत में जितने भी कंटोनमेंट रीजन है ना, वो सब ख़त्म कर दिए और जितने भी कंटोनमेंट एरियाज़ हैं वो लोकल म्यूनसिपल्स के हवाले कर दिए, जो उस इलाके की म्यूनसिपलिटी थी। देखें, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कंटोनमेंट जंगों के ज़माने में होते हैं और जब जंगें नहीं होती तो नॉर्मल सिस्टम होता है। हम यहाँ पे यूरोप में मैं 33 साल से रह रहा हूँ। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, इंग्लैंड, कहाँ नहीं रहा मैंने तो कहीं पे कोई कंटोनमेंट एरिया या कोई मिलिट्री रिस्ट्रिक्टेड एरिया ये वो नहीं देखे। लेकिन भारत में कुछ इलाके थे जो कि अब ख़त्म कर दिए गए और अब वो सिविलियन एरिया में चले गए। लेकिन पाकिस्तान तो पूरे का पूरा पाकिस्तान एक तरह से आर्मी की जागीर है, आर्मी की मिल्कियत है। पाकिस्तान आर्मी उसको अपना इलाका समझती है। लेकिन कुछ कंटोनमेंट एरिया तो उसको आप कुछ नहीं कह सकते, वो बहुत सारे हैं पूरा पाकिस्तान। अब आप ये नक्शा देख रहे हैं, इसमें पहले तो एतराज़ आप ना कीजिएगा कि इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी है, POK भी है। तो इसमें वो सारा इलाका बताया गया है जो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है, उसके हवाले से चीज़ें बताई गई हैं। अब आपने इसमें जो POK का देखा होगा कि स्ट्राइप्स बनी है, ये कंट्रोवर्शियल एरिया है क्योंकि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को कंट्रोवर्शियल एरिया नहीं बताता। पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का इलाका बताता है। वो ये बताता है कि ये है ही पाकिस्तान का हिस्सा। यूनाइटेड नेशंस का जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, वो खाली POK है। और आहिस्ता आहिस्ता अब हमारी किताबों में, हमारे उसमें सब चीज़ों में गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, वो पाकिस्तान का हिस्सा काउंट होता है। और ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है जिसको रजिस्टर करा दिया है पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में। हर जगह आपको नक्शे में कश्मीर का POK जो है ना, वो स्ट्राइप्ड मिलेगा, गिलगित बल्तिस्तान नहीं। खैर, अब आप देखें इस नक्शे में, आप देखें पूरे पाकिस्तान कंटोनमेंट सिर्फ कराची शहर में 6 कंटोनमेंट्स हैं। कोरंगी कैंट, क्लिफ्टन कैंट, कराची कैंट, मनोड़ा कैंट, मलिर कैंट, फैसल कैंट, सिर्फ कराची शहर में। और मुझे इसका तजर्बा इसलिए है कि मैं जब जमशेद टाउन का मेयर था तो मेरे पास कुछ लोग एक इलाके से आए और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पानी का मसला है, हमारे यहाँ सफाई का मसला है, हमारे यहाँ कचरा नहीं उठाया जाता, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। तो मैंने अपने ऑफिसर को बुलाया, मैंने कहा भाई ये क्या मसला है, क्यों नहीं करते इधर कुछ? तो बोला सर ये हमारा इलाका नहीं है, कंटोनमेंट है। मैंने कहा कंटोनमेंट है तो क्या मतलब? बोला वो हमारा नहीं, उनका अपना बजट है, उनका अपना हिसाब किताब है, उनका अपना म्यूनसिपल का सारा काम है, वो उनका इलाका है, वो करें। तो मैंने कहा वो नहीं करते तो फिर? बोला हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हमारा थोड़ी है, ये तो ऐसा ही है जैसे आप जमशेद टाउन के मेयर हैं, बराबर में गुलशन टाउन है, तो अब गुलशन टाउन वाले काम नहीं करते तो आप थोड़ी कराओगे। पता चला वो पूरा बजट खा जाते हैं, करते वर्ते कुछ नहीं। और अल्टीमेटली फिर कराची म्यूनसिपल को या हमारे को, जैसे बाद में मुझे करवाना पड़ा,
क्योंकि जब मैंने 90 पे हमारे हेड ऑफिस पे बताया ये मसला कि हमारे जितने भी हमारे इलाके से जुड़े हुए कंटोनमेंट के एरिया हैं वहाँ पे तो हाल ख़राब है, तो बोला अब हम इस बहाने से अब आर्मी वाले नहीं कर रहे काम, तो हम तो उनको पब्लिक को, हमारी पब्लिक है आफ्टर ऑल, और वो हैं तो कराची के लोग, अब जो है सो है, आप उनमें काम कराएं आउट ऑफ वे जाके। तो हम फिर आउट ऑफ वे जाके वहाँ पे सफाइयाँ करवाते थे, वहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क कर सकते थे करते थे। ये कंटोनमेंट का इलाका है, ये कंटोनमेंट का हाल है, और पूरा पाकिस्तान कंटोनमेंट बनाया हुआ है। आप यहाँ लंदन में आएँ, सेंट्रल लंदन जाएँ, आपको कोई 25 यूनिवर्सिटियाँ मिलेंगी, कॉलेजेस मिलेंगे, लेकिन आप कराची में आएँ, पुराने कराची की तरफ आएँ, सदर आएँ, आपको कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। ये वो शहर है जिसमें कंटोनमेंट शहर के अंदर हैं और यूनिवर्सिटी शहर से बाहर हैं। आज तो कराची बहुत फैल गया है ना, तो आज आपको वो विद इन सिटी नज़र आएगी, लेकिन अगर आप पुराने कराची जहाँ पे हम रहते थे और जो असल कराची था, वहाँ से आज कराची यूनिवर्सिटी आपको जाना है तो 1.5 घंटे का सफ़र है, लेकिन आप हम पुराने कराची से 2 कदम बाहर निकालेंगे तो पता चला कंटोनमेंट में खड़े हैं आप। तो ये एक पाकिस्तान को शर्म आनी चाहिए कि जागीरदारी निज़ाम भी भारत ने शुरू में ही ख़त्म कर दिया, इस पाकिस्तान में भी मुजीबुर रहमान ने ख़त्म कर दिया। और ये कंटोनमेंट ये एक लानत है। और मैं आपको बता दूं कि कंटोनमेंट DHS बहरिया टाउन वगैरह से अलग की चीज़ है, ये वो अलग, वो हाउसिंग कॉलोनीज़ हैं, ये बाकायदा एरियाज़ हैं जिसमें गरीब लोकेलिटीज़ भी हैं। लेकिन कंटोनमेंट हमारा जो सिविलियन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है, जैसे मुंबई में है, जैसे अहमदाबाद में, कहीं पे भी है, ऐसे कराची में, वो आधे से ज़्यादा इलाका कराची का कंटोनमेंट है। आपको बताया ना 6 कैंट एरिया है, और ये 6 कैंट समझ लें कि आधे से ज़्यादा कराची, मेजर रोड्स वहाँ से निकलते हैं, सब चीज़ें। तो अजीज़ दोस्तों, भारत ने ये कर दिया, पाकिस्तान में कंटोनमेंट पूरा पाकिस्तान ही है। अजीज़ दोस्तों, आपके साथ एक और चीज़ शेयर करूँगा, बल्कि उस शेयर करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखें, ये आपने अक्सर देखा होगा कि गधा गाड़ी होती है ना, उसमें एक मेन गधा होता है, वो कभी कभी 2 गधे होते हैं, तो दूसरा गधा होता है वो खाली हल्का सा रस्सी से बंधा हुआ होता है, वो गधा गाड़ी को खींच नहीं रहा होता, उसको पख कहते हैं। ये पख है ना, ये ट्रेनी गधा होता है। तो पूरा दिन गधा गाड़ी जब शहर में चल रही होती है तो ये साथ साथ बंधा हुआ चलता रहता है और इसकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन असल में ये अंदर से ये समझ रहा होता है कि वो जो गाड़ी पीछे खींच रहा हूँ ना, वो मैं खींच रहा हूँ। हालांकि ये खींच नहीं रहा होता, ये खाली रस्सी से बंधा हुआ होता है ताकि उसके साथ साथ चलता है। असल जो खींच रहा होता है ना गाड़ी, वो मेन गधा होता है। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता है ना, वो ये पख होता है। ये जो मेन गधा है ना, जो खींच रहा है, वो DGISI है, या आप इसको चीफ जस्टिस कह लें। और ऊपर आदमी जो बैठा होता है ना गाड़ी पे, जो चाबुक पकड़ के और जिसके हाथ में लगाम होती है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है। यह है पाकिस्तान का निज़ाम। इसमें जो पख है ना, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और वो समझता है कि मैं पूरा पाकिस्तान चला रहा हूँ, लेकिन असल पाकिस्तान वो गधा गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ जो आदमी चाबुक वाला होता है, वो चला रहा होता है, और जो खींच रहा होता है ना, उसके सारे फैसलों को वो DGISI, जो कि असल गधा होता है। और ये पख बेचारा साथ में रगड़ता जाता है, लेकिन इसका कोई हाल नहीं होता। अजीज़ दोस्तों, बलूचिस्तान पाकिस्तान का रिसोर्सेज के हिसाब से, नेचुरल रिसोर्सेज के हिसाब से पाकिस्तान का वन ऑफ द रिचेस्ट एरिया है। उसमें एक प्रोजेक्ट है सेंडेक प्रोजेक्ट। सेंडेक प्रोजेक्ट है ना, वो कई साल पहले पाकिस्तान में बलूचिस्तान में एक सेंडेक प्रोजेक्ट शुरू किया गया, जहाँ पे उनको पता था कि यहाँ पे
कॉपर, गोल्ड और सिल्वर, चांदी, सोना और कॉपर के ज़ख़ीरे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक कंपनी बनाई, मेरा ख्याल है 20-25 बिलियन रुपए की कंपनी बनाई, यानी 2-3 हज़ार करोड़ रुपए की कंपनी बनाई, जो कि वहाँ से सोना, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर निकालती थी। और ये एक ट्रायल बेसिस पे कुछ अरसे इसको किया गया, और ये आप जो देख रहे हैं ये वही सेंडेक प्रोजेक्ट है। बाद में वो फिर उसकी पूरी ऑनरशिप है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की थी। तो इससे बलूचिस्तान गवर्नमेंट का पंगा चलता रहता था, और आर्मी के पीरियड्स में इसकी इलीगल एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होती थी। फिर जब चाइना को पाकिस्तान, मतलब चाइना ने पाकिस्तान को एक तरह से ख़रीद लिया, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान को, तो चाइना की एक कंपनी को फिर ये ठेका दे दिया 5-10 साल के लिए, और वो वहाँ से रोज़ का लंबा चौड़ा हिसाब किताब है, मुझे सही से फिगर्स याद नहीं है, लेकिन कई हज़ार औंस सोना, कई 100 टन कॉपर और कई 100 किलो चांदी रोज़ की महीने की निकाली जाती रही। और चाइनीज़ कंपनी वहाँ से खूब लूट मार करती रही, पंजाब की फ़ौज को उसमें बराबर हिस्सा मिलता रहा, और आज भी सैंडेक से हज़ारों टन ये मिनरल्स जो हैं, कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर, वहाँ से एक्सप्लॉइट किया जाता है। और आपको मैं मज़े की बात बता दूँ कि उस सैंडेक के इलाके में, ये चागी बलूचिस्तान का एक डिस्ट्रिक्ट है, चागी डिस्ट्रिक्ट का ये हिस्सा है सैंडेक प्रोजेक्ट। चागी वही डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे 1998 में ना एटमिक जो ब्लास्ट किए गए थे वो भी चागी में किए गए थे। लूटमार भी बलूचिस्तान से, एटमिक धमाके भी, लेकिन एटमिक प्लांट पंजाब में रखा है, कोट अद्दू, कहोटा एटमिक प्लांट पंजाब में। सैंडेक प्रोजेक्ट का माल सारा पंजाब में लग रहा है, या आर्मी लूट मार करके ले जा रही है। तो अजीज़ दोस्तों, ये आपके सामने मैंने रखना था कि बलूचिस्तान का ये एक सैंडेक प्रोजेक्ट है, जो कि गरीब पाकिस्तानियों की मिल्कियत है, लेकिन गरीब बलोचों की मिल्कियत है, लेकिन इसका फ़ायदा बलोचों को बिल्कुल नहीं हो रहा। और अज़ीज़ दोस्तों, ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है ना, इसकी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान बहुत ज़्यादा करप्ट कंट्री है, और इस करप्ट कंट्री का सबसे करप्ट जो इदारा है ना, वो पाकिस्तान आर्मी है। तो अब आप इसमें और क्या मैं आपको बताऊं कि लूटमार इनका धंधा है, और हमारी जो पक्ष है ना, वो समझते हैं कि हम पावरफुल हैं। इमरान खान भी यही समझता रहा, जब निकला पिछवाड़े पे लात मार के निकाला गया, तब एहसास हुआ कि मेरी तो कोई औकात ही नहीं है। अब ये नजम सेठी है जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना हुआ है, इसने कहा है कि शहबाज शरीफ ने फैसला कर लिया है कि मैं आर्मी के सामने लेट जाता हूँ। आर्मी कहती है कि फलां चपड़ासी को चेयरमैन बना दो तो ये लगा देते हैं, आर्मी कहती है फलां को निकाल दो तो ये निकाल देते हैं, और ये बिल्कुल आर्मी के आगे लेटे हुए हैं। आर्मी के लिए इससे बेहतर ग़ुलाम इस वक्त पाकिस्तान में और कोई नहीं है। ये ज़रा आप सुनिए शहबाज शरीफ की जो तारीफ़ कर रहे हैं ये हमारे नजम सेठी साहब। इन्होंने जो फैसला किया था कि हम अब एस्टैब्लिशमेंट के आगे लेट जाते हैं, बिल्कुल जो वो कहते हैं, और फलाने पीएम को लगा दें वो भी लगा देते हैं, फलाने को निकाल दें उसको निकाल देते हैं, ये कर दे वो कर दे। उन्होंने ये फैसला किया था, और उसके लिए शहबाज शरीफ सबसे बेहतर कौन बंदा हो सकता। तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है, नो प्रॉब्लम, हुक्म की तामील होगी, और हर छोटी छोटी चीज के ऊपर उनके हुक्म की तामील हो रही है। आपने केस नहीं करना, नहीं किया, आपने कर दिया,
फलाने को रख लगा दिया, फलाने को हटा दें, फलाने को नहीं रखना, नहीं रखना, इसके ये कर दे, वो कर दे, ठीक है, मैं फोन करने लगा, हाँ जरूर कीजिए जी, वगैरह वगैरह, ये सब। तो वो उन्होंने तो अपने लिए एक रास्ता खोल लिया ना। और तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी के हवाले से ये आपके सामने मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं। साथ ही अब बात निकली है तो आखिर में मैं आपको बता दूं कि कल ग्लोबल डे ऑफ प्रेस फ्रीडम था, जिस पर राना अयूब ने खूब बकवास की है यूनाइटेड नेशंस में। और यूनाइटेड नेशंस अमेरिका, देखें, यूनाइटेड नेशंस इज़ ए ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये न्यूयॉर्क में कायम है और ये अमेरिका के टोटल डिक्टेशन पे चलता है। और अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका के थिंक टैंक्स इस वक्त एक इकोसिस्टम भारत के खिलाफ चलाया हुआ है। इनको पूरी दुनिया में जो 5-6 लोग बिठाने थे, उसमें भारत का ही राना अयूब ही मिली। आपको भारत से भी कोई लोग लाने थे तो कोई एक से एक जर्नलिस्ट पड़ा है, आपको राना अयूब ही मिली, क्योंकि वो इस वक्त वो कुतिया है जो आपके इशारे पे दुम हिलाती है। आप हड्डी फेंकते हो, वो हड्डी लेके आपके इशारे पे भौंकती है। तो राना अयूब ने वहाँ पे जो जो बकवासियात की, इनको ना पाकिस्तान में कोई जर्नलिज्म का कोई हिसाब किताब ख़राब नज़र आया, ना इनको ईरान में नज़र आया, ना इनको चाइना में नज़र आया, ना इनको कहीं दुनिया में कहीं भी इनको ले दे के इंडिया में खराबियां सारी नज़र आई। डेमोक्रेसी भी इंडिया की ख़राब थी, जर्नलिज्म, प्रेस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच सब इंडिया में ख़तरे में है। और वो राना अयूब वहाँ पे बैठ के कहती है कि भारत में एक लॉ मेकर को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। कितना डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स है जो यूएन के प्लेटफॉर्म से बोला गया। और यूएन को कम से कम करेक्शन करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, ये अमेरिका का इशारा सारा चलता है। और राना अयूब इस वक्त सबसे बड़ी पिंप है इनकी। अरफा भी उसकी लाइन पे चल पड़ी है और इनको बड़ा माल मिल रहा है भाई, सीधी सी बात है। ये सोच भी नहीं सकती थी, इनके तस्वुर में भी नहीं था। ये जितना घटिया ख़ानदान है, आरिफ अयूब है जो इसका भाई, और ये 2 टके के लोग हैं। आज ये करोड़ों अरबों कमा रहे हैं दुनिया भर में, यूनिवर्सिटियों में, और लेक्चर दे रहे हैं। इनकी औकात है, इनकी एजुकेशन है, इनकी कैलिबर है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं। खैर, तो प्रेस फ्रीडम के हवाले से पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान है ना, इसमें 60% इंक्रीज़ हुआ है जर्नलिस्टों के खिलाफ पिछले 1 साल में वायोलेंस। और 140 केसेस और अटैक्स जर्नलिस्टों के खिलाफ, मीडिया प्रोफेशनल्स के खिलाफ पाकिस्तान में मई 2022 से मार्च 2023 के दरमियान हुए, जो कि 60% है। 40% केस इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुए हैं। ये पाकिस्तान में रिस्कीएस्ट प्लेस टू प्रैक्टिस जर्नलिज्म है। 25% केस मीडिया के खिलाफ वायोलेशंस, मीडिया वर्कर्स के खिलाफ वायोलेशंस के रिपोर्ट हुए हैं पंजाब में, जो इसको सेकंड वर्स्ट बनाते हैं। और 23% सिंध में रिपोर्ट हुए हैं जर्नलिस्टों के खिलाफ केसेस। पाकिस्तान में इस 1 साल में 8 महीने 9 महीने में 5 जर्नलिस्ट ब्लेटेंटली मार दिए गए। अजीज़ दोस्तों, ये है इस वक्त सिचुएशन। पाकिस्तान के हवाले से आपके सामने ये चीज़ें रखी। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग।